केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज चंडीगढ़ में छठे दौर की वार्ता। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी हो रहे हैं शामिल। प्रदेश में निकाय चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में किया प्रचार। निकाय चुनाव के मद्देनजर गुरुग्राम में सभी बूथों के लिए ईवीएम मशीनों के दूसरे चरण का किया गया रेंडमाइजेशन। विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, निर्दलीय उम्मीदवार रहे मौजूद। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 की बैठक में चीन के विदेश मंत्री से की मुलाकात। वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच G20 को संरक्षित रखने में भारत और चीन की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। आप समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठी वार्ता आज चंडीगढ़ में होगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। किसानों का प्रतिनिधित्व संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर करेंगे। बैठक में 28 किसान नेता भी पहुंचेंगे। दरअसल MSP गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब की सीमा पर बड़ी तादाद में किसान पिछले 1 साल से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास के लिए किसानों का विज्ञान से जुड़ना जरूरी है। हमारे वैज्ञानिक नए बीजों को उन्नत करने में जुटे हैं। हमारा मकसद फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। आज अच्छे बीजों की जरूरत है और इसको ICAR पूरा कर रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर में 17 जगह कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं और कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है। लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है बिना खेती किसानी और किसानों के नहीं बन सकता। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है और खेती की आत्मा किसान है। और मैं कृषि मंत्री ना अतिथि ना मुख्य अतिथि, मैं तो आपका सेवक हूं। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की मौजूदगी में चंडीगढ़ में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल और कोच्चि विश्वविद्यालय, जापान के बीच इंटरनेट्स ऑफ प्लांट्स नामक तकनीक पर अनुसंधान के लिए एक समझौता हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि किसान फायदे की खेती करें। इसके लिए परंपरागत खेती को छोड़कर मुनाफे वाली बागवानी खेती की ओर बढ़ें। इसके लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार किसानों के लिए हर संभव मदद कर रही है। राज्य में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। किसान भी बागवानी फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 4000 एकड़ में पॉली हाउस में बागवानी फसलों का उत्पादन हो रहा है, जबकि करीब 6400 एकड़ में लो टनल में बागवानी फसलों की खेती की जा रही है। फल सब्जियों में फसल तुड़ाई उपरांत होने वाली हानि को कम करने के लिए सप्लाई चेन और कोल्ड चेन प्रबंधन की जरूरत है। इसी संदर्भ में हरियाणा सरकार ने जापान के जिका प्रोजेक्ट के तहत काम करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें काफी खुशी है कि MHU करनाल और कोच्चि विश्वविद्यालय जापान मिलकर काम करेंगे ताकि हरियाणा प्रदेश के लिए इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक बनाकर किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। इससे बागवानी फसलों के उत्पादन, गुणवत्ता, अधिक आय की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये समझौता किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। कोच्चि विश्वविद्यालय जापान के अध्यक्ष प्रोफेसर उकेडा हिरोयुकी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा द्वारा प्रदेश में बागवानी की खेती बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि MHU के कुलपति प्रोफेसर सुरेश मल्होत्रा के नेतृत्व में MHU के साथ हमारे विश्वविद्यालय के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ये समझौता किसानों के लिए काफी अच्छा साबित होगा।
प्रदेश में निकाय चुनाव के प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। आज यमुनानगर के जगाधरी में भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी और सभी 22 वार्डों के भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक विशाल रोड शो निकाला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत होगी और सभी वार्डों के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। जिस प्रकार केंद्र सरकार काम कर रही है और प्रदेश सरकार निरंतर पूरे प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है, उसी प्रकार अब शहर की सरकार भी भाजपा की बनेगी, जिससे यमुनानगर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2 मार्च को कमल का बटन दबाएं और भाजपा को विजयी बनाएं। नगर निगम के सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और एक अपील भी करता हूं कि जो आप लोगों का आशीर्वाद, जो प्यार एक तरफा दिखाई दे रहा है, 2 मार्च को वो वोट के रूप में तब्दील होगा और सुमन बहमनी जी यहाँ से हरियाणा की सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके ये मेयर बनेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मैं यमुनानगर के लोगों से अपील करूंगा कि कमल का बटन दबा करके 2 तारीख को हमारे वार्डों से जो पार्षद कमल का फूल लेकर के खड़े हैं और हमारी मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी जी जो कमल का फूल लेकर के आई है, इन सब को भारी बहुमत से कमल का बटन दबा करके जतवाने का काम करें ताकि यमुनानगर को एक विकास की नई दिशा दे सकें। प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि नगर निगम पानीपत के लिए 21 फरवरी से 27 फरवरी तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 28 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद जो उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहें वे 1 मार्च को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। 1 मार्च को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और मतदान केंद्रों की सूची सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी। इसके बाद 9 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम ऐलान किए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की एनओसी देने के लिए जिला स्तर पर सिंगल विंडो स्थापित की गई है। धनपत सिंह ने बताया कि पानीपत नगर निगम की वार्ड वाइज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को कर दिया गया है। यह सूची पानीपत जिला प्रशासन की वेबसाइट panipat.gov.in पर उपलब्ध है। संबंधित मतदाता अपना नाम इस मतदाता सूची में देख सकते हैं। जिनका नाम नगर निगम अंतिम सूची में नहीं है वे रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन भरने की अंतिम दिन यानी 27 फरवरी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में मेयर पद की उम्मीदवार प्रवीण बत्रा जोशी और पार्षदों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने दावा किया कि कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार ही नहीं है बल्कि वे बलि के बकरे ढूंढ कर ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के तमाम 46 वार्डों में भाजपा एक तरफा जीत दर्ज करने जा रही है। कांग्रेस में हिम्मत बची ही नहीं और आलम यह है कि सामने कोई नहीं है और यह चुनाव एक तरफ जा रहा है। कांग्रेस ने लड़ने से पहले ही हार मानी। कांग्रेस की जो दुर्दशा इस चुनाव में मैंने देखी है, ढूंढे से भी उम्मीदवार नहीं मिले, बलि के बकरे ढूंढ कर ला रहे हैं। किसी कांग्रेस के जो आपको बड़े नेता कहते थे, जो अखबारी नेता हैं, कागजी नेता हैं, उनमें किसी में भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अगर यही चुनाव लड़ने की हिम्मत करते हो लेकिन हिम्मत कहाँ से लाए? कांग्रेसियों में हिम्मत बची नहीं। हर 40 वार्ड में इसी तरह का भरपूर समर्थन। वो तो कहीं वोट मांगते नजर भी नहीं आ रहे। आप बताइए, आपको कहीं नजर आ रहे हैं? सिर्फ बयान दे रहे घर में बैठे बैठे, कहीं वोट नहीं मांग रहे। उनको मालूम है कि दुकान में सौदा ही नहीं बचा। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार बल्लभगढ़ में भाजपा प्रत्याशी किरण बाला के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने उनका स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए कृष्णलाल पंवार ने कहा कि आज देश में राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है और आज पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है। उन्होंने दावा किया कि सभी नगर निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी।
केंद्र में आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी है। आज पूरा देश आज हरियाणा की तरफ देखता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 35 के करीब नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव। हमें पूरा विश्वास है कि उन सभी में जिला परिषद, हमारी जो नगर पालिकाएं, परिषद हम सभी जीतेंगे। निकाय चुनाव की तैयारी के मद्देनजर आज अंबाला छावनी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सभी भाजपा प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अंबाला छावनी में कमल ही खिलेगा और भाजपा के डर से कांग्रेस तो मैदान में उतरी ही नहीं। कांग्रेस ने तो अभी से भाजपा को विजयी मान लिया है। अब शहर का विकास भाजपा ही कर पाएगी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि दिल्ली पर जो ग्रहण लगा हुआ था वो अब हट गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो हरियाणा से हैं और वो अपनी टीम के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्यों को गति देंगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ईवीएम को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ना नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अब जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। जो दिल्ली में 27 साल से ग्रहण लगा हुआ था वो अब हट गया है और रेखा गुप्ता जी जो हरियाणा से ही हैं वो वहां की मुख्यमंत्री बनी है। वो और सारी टीम मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली को वो दर्जा दिलाएंगे जो इतने बड़े देश की राजधानी का होना चाहिए। नगर परिषद चुनाव में भाजपा सारे में स्वीप करने जा रही है। कमल का फूल के मुकाबले में कांग्रेस तो हिम्मत ही नहीं कर सकी अपनी लिस्ट जारी करने की। उन्होंने तो हमें विजयी मान ही लिया है। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इनकी कहां से अब कोई सरकार बनाएगा? इनकी पोल तो खुल चुकी है। जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। अब धोखा एक बार कोई खा सकता है, बार बार नहीं खाता। जनता बड़ी सियानी है। भी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला में अधिकारियों ने स्कूलों में जाकर बूथों की जांच की ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। निरीक्षण के दौरान बिजली, पानी, शौचालय, रैंप जैसी बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। चुनाव अधिकारी कानूनगो निर्मल सिंह ने बताया कि वे निकाय चुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर बूथ संख्या लिखी गई है जिससे मतदाता आसानी से अपने बूथ तक पहुंच सके। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के अनुसार चल रही कार्य प्रगति पर है। ठीक है, हमारा काम जो हमने अपनी टीम में बांटा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्ली काम हो रहा है कि आज ईवीएम द्वारा हमारी जो अपनी स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाएंगी उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टी द्वारा को सबको हिदायत दे दी गई है। जो हमारे मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं वो हमने सारी वहाँ पे पूरी कर दी हुई है। जैसे कि शौचालय हो गया, पानी का रैंप वगैरह हो गया, लाइटिंग हो गई, वो सारा हमने इंतजाम करा प्रॉपरली। बल्कि हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण कर लिया गया है, उसमें कोई कमी नहीं है। अंबाला छावनी में राजकीय उच्च विद्यालय के प्राचार्य रमेश कुमार ने बताया कि प्रशासन और चुनाव अधिकारियों के निर्देशानुसार चुनाव संबंधी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए चुनावी कार्यवाही को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमारे विद्यालय में चेकिंग की टीम आई और उनको हमने दिखाया कि हमारे जो व्यवस्थाएं हैं
हमारी इलेक्शन से संबंधित, नगर परिषद इलेक्शन से संबंधित जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो उन्होंने चेक की। हमारे बाथरूम, टॉयलेट, पानी की टंकी, जो भी फर्नीचर, ये सब चेक किया गया। जो दिशा निर्देश हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, उधर नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका चुनाव के दौरान खर्च की निगरानी के लिए एओ परमजीत जाखड़ को खर्च पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। नगर पालिका के चुनाव खर्च के संदर्भ में चुनाव खर्च पर्यवेक्षक के मोबाइल 7988204945 पर संपर्क किया जा सकता है। खर्च पर्यवेक्षक परमजीत जाखड़ ने बताया कि नगर पालिका चुनाव में प्रधान पद के लिए चुनाव खर्च की सीमा 12,50,000 रुपये और नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 3 लाख रुपए तय की गई है। आयोग की हिदायतों के मुताबिक नगर पालिका के प्रधान और पार्षदों के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का मिलान किया जाएगा। वहीं उपायुक्त ने बताया कि इन सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव का सारा खर्च इस बैंक खाते के माध्यम से ही करना होगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 माह के अंदर सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसके अलावा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। प्रक्रिया, सिंबल अलॉटमेंट, वो सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इलेक्शन के खर्च को मॉनिटर करने के लिए एओ को इलेक्शन एक्सपेंडिचर अपॉइंट किया गया हुआ है और उसमें जो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो पहले 10.5 लाख होता था, अब वो 12,50,000 रुपए तय किया है, लिमिट है वो। और कोई भी जो सदस्य है वार्ड का, म्युनिसिपल कमेटी का, उसका 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख है। तो माने 12.5 लाख तक वो खर्च कर सकता है और 3 लाख तक एक वार्ड पार्षद के जो चुनाव के लिए कंटेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति खर्च कर सकता है। साथ ही उनको 30 दिन के अंदर अंदर जो अपना खर्च किया है उसकी सर्टिफाइड रजिस्टर्ड जो है वो उपायुक्त कार्यालय में जमा कराना होगा। अगर कोई उस टाइम पीरियड में अगर अपना खर्चा नहीं जमा कराता है या इस लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड हो जाता है और उसमें फिर नियमानुसार स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई होती है। साइबर सिटी गुरुग्राम में निकाय चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए आज सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में जनरल ऑब्जर्वर की उपस्थिति में सभी 1109 बूथों के लिए ईवीएम मशीनों के द्वितीय चरण का रेंडमाइजेशन किया गया। नगर निगम गुरुग्राम के लिए ईवीएम मशीनों के द्वितीय चरण का रेंडमाइजेशन रिटर्निंग अधिकारी और एडीसी हितेश कुमार और निगम के जनरल ऑब्जर्वर शेखर विद्यार्थी की मौजूदगी में लघु सचिवालय में किया गया। इस दौरान सभी स्थानों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, निर्दलीय उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस रेंडमाइजेशन के साथ ये तय हो गया है कि नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर, नगर पालिका फर्रुखनगर, नगर परिषद पटौदी, जाटौली मंडी और सोहना क्षेत्र में ईवीएम मशीन की कौन से नंबर की बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट किस बूथ पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 निकाय क्षेत्र की ईवीएम मशीनों की लिस्ट उम्मीदवारों को दी जाएगी जिससे वे जान सके कि अमुक नंबर बूथ पर अमुक नंबर की मशीन लगाई जाएगी। उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मतदान के दिन जब बूथ पर बैठेंगे तो वे जान सकेंगे कि उनके बूथ पर इस नंबर की बीयू और सीयू मशीन लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी भी ईवीएम को बूथ पर ले जाने से पहले एक बार चेक जरूर कर ले। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्री की बैठक में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच G20 को संरक्षित रखने में भारत और चीन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच सीधी उड़ानें और कैलाश नाम मानसरोवर यात्रा को लेकर एक सार्थक चर्चा की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। His Excellency Wang Yi met on the sidelines of G20. The meeting lasted for about 30 minutes. The two ministers reviewed developments in our bilateral relationship, specifically the management of peace and tranquility in border areas, Kailash Mansarovar Yatra resumption, trans-border rivers, flight connectivity and travel facilitation were discussed. There was also an exchange of views on G20 and SCO.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 30 जनवरी 1987 को रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए ताकि हमारे हिस्से का पानी हमें शीघ्र मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह बात रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण के साथ हुई बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि न्यायाधिकरण इस संबंध में जल्द ही विवेकपूर्ण निर्णय लेगा, जिसकी पूरे भारतवर्ष में प्रशंसा होगी। भावी पीढ़ी के लिए जल संरक्षण न केवल भारत की चिंता है बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। इसके लिए जल संरक्षण की योजनाएं बनानी होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की योजनाएं बनाई थी, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी नदियों को जोड़ने के लिए रूपरेखा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए SYL भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के हक में फैसला भी दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक पंजाब से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला है। हम लगातार कई मंचों से ये कह चुके हैं कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा इस दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही SYL के विषय का समाधान होगा। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार और पशुपालन विभाग के आयुक्त और सचिव विजय सिंह दहिया ने कल चंडीगढ़ में पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायक की मांगों के संबंध में 3 एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस मौके पर प्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों को अपने मांग पत्र सौंपे। प्रतिनिधियों की मांगों को सुनते हुए डॉक्टर साकेत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य सरकार प्रदेश में पशुधन की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं। VLDA निरंतर अपने कर्तव्यों का निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं। बैठक में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने VLDA का पदनाम बदलने, VLDA डिप्लोमा के नाम में संशोधन करने, सेवा नियमों में संशोधन करने, ऑनलाइन ट्रांसफर, डिप्लोमा वेटनरी काउंसिल का गठन करने सहित अन्य मांगों को रखा। इस पर डॉक्टर साकेत कुमार ने कहा कि उपरोक्त मांगों पर विचार करते हुए जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। कुछ मांगों के संबंध में नीतिगत निर्णय लेते हुए कमेटियों का गठन किया जाए, जिसमें लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। फरीदाबाद में चल रहा 38वां सूरजकुंड मेला अपने अंतिम दौर में है। यह मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन उदाहरण साबित हो रहा है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। ऐसा है हमारा हरियाणा, और जहां रागड़ी पर झूमे सारा जमाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में, और आज एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की संस्कृति की, और खास तौर पर माध्यम बन रहा है सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। बहुत पूरा साल वेट करते हैं कब आए सूरजकुंड का मेला। मैं हम लोग बहुत एक्साइटेड है, कैसे भी टाइम मिले, शॉर्ट टाइम मिले, ज्यादा टाइम मिले, बट आना है और नेक्स्ट टाइम के लिए भी पहले प्री प्लानिंग्स होती है। हम बहुत एंजॉय करते हैं। ये सूरजकुंड मेला हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पे अपने देश के राज्यों के अलग राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स अलग कला के सामान दे सकते हैं आराम से। मेले में 40 से ज्यादा यहाँ पर देशों ने प्रतिभाग किया हुआ है, और लगभग 650 से ज्यादा यहाँ पर लोग आए हुए, शिल्पकार आए हुए अलग अलग देशों से। हम लोग यहाँ पर आए हैं नोएडा से देखने के लिए सूरजकुंड मेले के बारे में। पिछले 3-4 साल से इस मेले के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं बन पाया कि यहाँ पर आए और इसको अपने आंखों से देखा जाए। बट आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा सा आभास प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग तरह की झांकियाँ हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आ रखे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, और उनके जो आर्ट कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पेशली मैं ये देखने आई हूँ, यहाँ पे मुझे अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो अपनी संस्कृति को देखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए, मुझे यहाँ पे एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। हमें कल्चर देखने को मिल रहा है, और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक बार सबको आना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए सारी जगह को। अपने यहाँ पर पंछियों घोंसले बनाए हैं, कैसे घोंसले बनाए हैं और उनमें क्या क्या ख्याल रखा है पंछियों के लिए?
सर मैंने पक्षियों के लिए 4-5 डिजाइन बनाए हुए हैं, पक्षियों के लिए दाने और पानी के लिए भी बनाया हुआ है। अब की बार पक्षी और दाने पिलाने के लिए नया आइटम बना के लेके आया हूँ और घर भी लेके आया हूँ उनके लिए बनाने के लिए, पक्षियों की सेवा के लिए लेके आया हूँ सर। ये पंछियों की एक शॉप देखी, यहाँ पे पंछियों के घोंसले मिल रहे हैं और बहुत ही तरीके के बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि पंछियों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। यहाँ पे लोग अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे पंछियों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। हमें प्रमोट करना चाहिए, इनको जो है एनकरेज करना चाहिए लोगों को खरीदने के लिए। हमने भी गार्डन में लगाए हुए हैं, अभी और भी खरीद के ले जाएंगे ताकि पंछी आए बैठें, उनको दाना वगैरह रखें, वो अपना बैठ सके, आराम कर सके पंछी है। प्रदेश के सुपर 100 कार्यक्रम में नामांकित 10 छात्रों ने जेईई मेंस 2025 में 99% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जिसके परिणाम हाल ही में घोषित किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शीर्ष 10 छात्रों में से 2 लड़कियां भी शामिल हैं। भिवानी जिले के निवासी आदित्य 99.91% अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहे, जबकि जींद जिले के रविंदर ने 99.87% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वालों में भिवानी से मुस्कान, फरीदाबाद से तनिष, विवेक, सुफ्ता परवीन, महेंद्रगढ़ से विशेष यादव, गुरुग्राम से रोहित, फतेहाबाद से योगेश और जींद से दीपेंद्र शामिल हैं। इसी प्रकार कार्यक्रम के तहत 26 छात्रों ने 97% से ज्यादा अंक हासिल किए, 25 छात्रों ने 95% अंक को पार किया, 97 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए और 143 छात्रों ने जेईई मेंस परीक्षा में 85% से ज्यादा अंक हासिल किए। हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय की पहल सुपर 100 योजना 2025 का मकसद नीट और आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। हाई स्कूल की परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई यह योजना छात्रों को प्रेरित कर रही है और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही है। इस पहल के माध्यम से छात्रों को निःशुल्क कोचिंग मिलती है, जिससे उन्हें इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने में बहुत लाभ मिलता है। खेल के क्षेत्र में देश भर में सिरमौर बने हरियाणा के पैरा एथलीट्स ने भी चेन्नई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में अपना जलवा दिखाते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की अध्यक्ष आरती सिंह राव ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि हौसलों के आगे कोई भी शारीरिक बाधा आड़े नहीं आती है। यह हमारे खिलाड़ियों के जोश और जज्बे ने साबित कर दिया है। प्रदेश के खिलाड़ी तो मेहनती हैं ही, प्रदेश सरकार भी खिलाड़ियों के उनके खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हर संभव सहायता दे रही है। राज्य सरकार की खेल नीति की बदौलत प्रदेश के खिलाड़ी सभी खेलों में अपनी धाक जमा रहे हैं। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के महासचिव ज्योति छाबड़ा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हरियाणा के 172 खिलाड़ियों की टीम ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 113 खिलाड़ियों ने पदक हासिल कर प्रदेश को चैंपियनशिप ट्रॉफी दिलवाने में भागीदारी की। इनमें पुरुष खिलाड़ियों ने 66 पदक और महिला खिलाड़ियों ने 37 पदक जीते हैं। हरियाणा की टीम ने कुल 53 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 29 कांस्य पदक हासिल किए। हरियाणा की टीम मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में मुख्य रूप से पैरा ओलंपियन अर्जुन अवार्डी नवदीप ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी एकता भ्याण, धर्मवीर, रिंकू, अंकुर, थामा, टेकचंद, करमज्योति, सुमित, सुमन, मोनू घनघस, प्रीति, उषा, कंचन लखानी ने भी अपने अपने खेल में पदक हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।